नमस्कार दोस्तों। आज हमारी 5 प्रश्नों की श्रृंखला का 24वां दिन है और कल के प्रश्नों के आंसर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो कल का हमारा पहला प्रश्न था, निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। भारत के पास 10 परमाणु पनडुब्बियां हैं, जिनमें से 4 बंगाल की खाड़ी में तथा 3 अरब सागर में हैं। तो ऐसा नहीं है। भारत के पास 10 से ज़्यादा पनडुब्बियां हैं। 7 सिंधु घोष क्लास में है, 4 शिशुमार क्लास में है, तो 11 तो यही हो गई। उसके बाद 5 वो कलवरी क्लास की हैं, जिसको स्कॉर्पियन क्लास बोलते हैं, तो 16 ये हो गई। और उसके बाद 2 अरिहंत क्लास की हैं, 18। तो अभी इस समय 18 पनडुब्बियाँ तो भारत के पास हैं। और उसके बाद बागशीर अभी अंडर डेवलपमेंट है। तो 10 से कई ज़्यादा पनडुब्बियाँ हैं। पहला स्टेटमेंट गलत है। दूसरा देखिए, सिंधु घोष श्रेणी की सभी पनडुब्बियाँ सेवा मुक्त अभी नहीं की गई हैं, गलत है। स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बियों को ही कलवरी क्लास भी कहा जाता है, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 6 पनडुब्बियाँ बनाई गई हैं, यही स्टेटमेंट सही है। और बाकी का शिशुमार क्लास वो काफ़ी पहले अपनाई गई थी, ठीक है, सिंधु घोष क्लास के भी पहले का है। तो सी आंसर था इसका। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में असत्य कथन चुनिए। भारत फ्रांस के अगले 25 वर्षों की साझेदारी हेतु निर्धारित सहयोग मापदंडों को होराइजन 2047 नाम दिया गया। ये बिल्कुल सही है। जो भी जॉइंट स्टेटमेंट आया इंडिया फ्रांस रिलेशनशिप का, होराइजन 2047 के नाम से है। बी, इलेक्टोरल बॉन्ड सरकार द्वारा चुनाव हेतु कारपोरेट अनुदान को वैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। बिल्कुल ये भी सही है कि इलेक्टोरल बॉन्ड्स के थ्रू कोई भी कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनी किसी भी पार्टी को चंदा डोनेट कर सकती है। सी, फ्रांस ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति कभी नहीं की है। ये गलत है। हम लोगों ने अभी भारत फ्रांस संबंध पर जो एडिटोरियल आया था उसमें ये बात डिस्कस की थी कि 1974 में जब परमाणु परीक्षण किया तो दुनिया के अन्य देशों ने जो प्रतिबंध लगाए भारत के ऊपर, उसके बावजूद फ्रांस ने भारत को यूरेनियम की आपूर्ति की तारापुर रिएक्टर प्लांट के लिए। डी, इनमें से कोई नहीं। तो फिर डी हुआ आंसर, इनमें से कोई नहीं। 13वां प्रश्न था, इसमें असत्य कथन चुनना था। तो इसमें आप देखेंगे, भारत में उपयोग होने वाले वाहनों में विद्युत संचालित वाहनों का प्रतिशत 1 से भी कम है। ये सही है। अभी द हिंदू में एक आर्टिकल आया था, उस आर्टिकल में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स के बारे में वो आर्टिकल था कि भारत में व्हीकल इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स का परसेंटेज कितना है, तो 1% से भी अभी कम है। प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लाए गए चीताओं को राजस्थान के रणथंभौर में नहीं, मध्य प्रदेश के कूनो नेशनल पार्क में रखा गया है। बाकी इसके अलावा मध्य प्रदेश में ही गांधी सागर में एक और उनके लिए रहने की जगह बनाई जा रही है, गांधी सागर रिजर्व। और इसके अलावा एक रिहेबिलिटेशन सेंटर भी बनाया जा रहा है। सी, भारत में आपराधिक मानहानि की शुरुआत 1847 में लॉर्ड मैकाले द्वारा की गई थी। ये बात सही है, जिसे बाद में 1860 में संहिताबद्ध किया गया। ये बात भी सही है। तो तीसरा स्टेटमेंट सही है। तो बी वही गलत था। बाकी के स्टेटमेंट सारे सही हैं। आयुष्मान भारत योजना को लेकर भी जो स्टेटमेंट है ये भी सही है। 14वां प्रश्न था हमारा, आयुष्मान भारत योजना के विषय में सही कथन चुनिए। तो ये केंद्र प्रायोजित योजना है और केंद्र प्रायोजित योजना में आप समझिए कि 90-10 का रेशियो फंडिंग का रहता है। फिलहाल इसमें 90-10 का है कि नहीं, ये थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर लीजिएगा। दूसरा स्टेटमेंट था, भारत सरकार ने पहली बार फरवरी 2018 में, तो ये भी सही है कि फरवरी 2018 के बजट में ही पहली बार सार्वभौमिक स्वास्थ्य देखभाल योजना के बारे में बातचीत की गई और उसके बाद आयुष्मान भारत योजना की घोषणा हुई। तीसरा स्टेटमेंट वो भी सही ही है कि प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक स्वास्थ्य देखभाल को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, वास्तव में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी हेल्थ केयर को मजबूत करने के बजाय भारत ने इंश्योरेंस बेस्ड हेल्थ केयर सिस्टम पे ज़्यादा ध्यान दिया है। इसलिए बीमा के थ्रू इलाज, देखिए कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स में भी इलाज करा सकता है आदमी। तो तीनों कथन वो सही थे। तीसरे स्टेटमेंट में कन्फ्यूजन हो सकता था, तो उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं। और कल का 5वां और अंतिम प्रश्न हमारा था, निम्नलिखित में सत्य कथन चुनिए, जो कि पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट के बारे में था। तो पहला स्टेटमेंट सही है। इसकी लागत लगभग 40,000 करोड़ रुपए की है और अगर इसे राष्ट्रीय परियोजना का दर्जा मिल जाता है तो 90% फंडिंग हो जाएगी केंद्र सरकार से। तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा, ये दक्षिणी राजस्थान में बहने वाली चंबल नदी और उसकी सहायक नदियों यानी कुन्नू, पार्वती और काली सिंध में वर्षा ऋतु के दौरान उपलब्ध अवशेष जल का उपयोग राज्य के उन उत्तरी जिलों में कर रहा है जहां पीने के पानी और सिंचाई हेतु जल का अभाव। ये स्टेटमेंट गलत है। इसलिए गलत है कि देखिए, दक्षिणी हिस्से में
ये कैनाल दक्षिणी हिस्से से बनाई जा रही है। हालांकि कैनाल बना के उत्तरी जिलों तक भी ले जा सकते हैं, लेकिन उत्तरी जिलों तक ले जाने का ऐसा कोई चक्कर है नहीं। आपको पता होगा ऊपर से जो इंदिरा गांधी कैनाल आती है, तो ये दक्षिण पूर्वी जिलों के लिए है, जो दक्षिण पूर्वी ज़िले हैं राजस्थान के, उनके लिए है। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत था। और तीसरा जो है, ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान जो राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य योजना है, ये 1980 में तत्कालीन सिंचाई मंत्रालय के द्वारा ही लाई गई थी, जो कि वर्तमान में इस समय जल संसाधन विकास मंत्रालय व जल शक्ति मंत्रालय बना हुआ है। तो इसका काम यही है कि जल अधिशेष बेसिन से पानी की कमी वाले बेसिन में पानी स्थानांतरित करने के लिए तैयार किया गया था ये नेशनल पर्सपेक्टिव प्लान 1980 में, ये याद रखिएगा। तो पहला और तीसरा दोनों कथन इसके सही थे, आंसर था ए, केवल 1/3। चलते हैं आज के अपने 5 प्रश्नों के ऊपर, इनके आंसर जो है आपको खुद से बताने हैं। आज 24वां दिन है हमारा, इसमें डे 24 लिखा नहीं है। तो आज का हमारा प्रश्न है कि निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। आज सारे प्रश्न जो है इसी पैटर्न पे हैं, कितने कथन सही हैं। तो बताना है आपको। पहला कथन है, प्रोजेक्ट चीता के अंतर्गत लाए गए चीता केवल दक्षिण अफ्रीका से लाए गए थे, जिनकी संख्या 12 थी। आज द हिंदू में एडिटोरियल भी आया है इस पूरे प्रोजेक्ट के ऊपर, एडिटोरियल में डिस्कशन किया है इस पर। दूसरा, रानाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले जी ने की थी। और तीसरा स्टेटमेंट जो है हमारा, गैलापागोस द्वीप यूनेस्को की पहला विश्व विरासत स्थल था जो पूर्ण रूप से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित नहीं है। और चौथा है, तुंगनाथ मंदिर गढ़वाल हिमालय में स्थित है, जो पंच केदार में एक है। बताना है आपको कितने कथन सही हैं। अगला है प्रश्न 17वां हमारा, निम्नलिखित में से कितने कथन सही हैं। 69वें संविधान संशोधन द्वारा अनुच्छेद 239 ए को सम्मिलित कर दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्रदान किया गया था। दूसरा है, एशियाटिक चीता वर्ष 1952 से भारत में आधिकारिक रूप से विलुप्त घोषित हुआ है। तीसरा है, एशियाटिक चीता गंभीर रूप से संकटग्रस्त प्रजाति है, जबकि अफ्रीकन चीता सुभेद्य श्रेणी के अंतर्गत आता है। और चौथा है, चीता की औसत आयु 10 से 12 वर्ष तथा गर्भधारण प्रायः अधिकतम 93 दिन का होता है। तो इसमें आपको बताना है कितने कथन सही हैं। 18वां प्रश्न है हमारा, कितने कथन सही हैं। पहला है, प्रोजेक्ट चीता का क्रियान्वयन राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है, जो कि संवैधानिक संस्था है। दूसरा है, हुलॉक गिबॉन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र एप या बानर है, परंतु उसकी 2 श्रेणियां हैं, एक पूर्वी हुलॉक गिबन और पश्चिमी हुलॉक गिबन। तीसरा, ग्लोबल गिबन नेटवर्क की पहली बैठक वर्ष 2022 में चीन में हुई थी और इस वर्ष भारत में इसकी दूसरी बैठक होने वाली है। और चौथा स्टेटमेंट है, भारत में उनकी मतलब हुलॉक गिबन की संख्या पर्याप्त होने के कारण इन्हें वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में सुरक्षा का दर्जा पर्यावरण मंत्रालय के पास लंबित है। चौथा प्रश्न है आज का, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। इसमें 2 ही कथन है, आपको बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। तो भारत व यूरोपीय यूनियन के मध्य मुक्त व्यापार समझौता वर्ष 2016 में हस्ताक्षरित हो चुका था और अब व्यापक आर्थिक सहयोग समझौते हेतु बातचीत चल रही है। दूसरा, आर्थिक संबंधों हेतु समझौते का सबसे निचला स्तर प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट होता है, जबकि सबसे उच्च स्तर कस्टम यूनियन होता है। तो आपको बताना है कौन सा सही है। और अंतिम और आज का 5वां प्रश्न, निम्नलिखित में कितने कथन सही हैं। पहला है, हाल ही में 2023 में ही गुजरात के गांधीनगर में G20 के सदस्य देशों के वित्त मंत्री एवं केंद्रीय बैंकों के गवर्नरों की तीसरी बैठक संपन्न हुई है। दूसरा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 8 खंड 1 उन सभी सूचनाओं के प्रकार का वर्णन करता है जिन्हें सामान्य जनमानस को उपलब्ध नहीं कराया जा सकता। तीसरा, फूजो एक विषाणु है जो मानव शरीर में भी पाया जाता है तथा जानवरों में भी। संभावना है कि यह महिलाओं की प्रजनन संबंधी समस्याओं का भी कारक हो सकता है। चौथा है, भारत व संयुक्त अरब अमीरात के मध्य व्यापक आर्थिक सहभागिता समझौता यानी CEPA सेपा बोलते हैं इसको, कॉम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वर्ष 2023 में ही संपन्न हुआ है, जिसके तहत दोनों देश अपनी अपनी मुद्राओं में व्यापारिक लेन देन कर सकते हैं। तो कितने कथन सही है ये आपको बताना है। तो ये इस तरह से आज के 5 प्रश्न थे हमारे। और अपनी निरंतरता बनाए रखिए और अपने दोस्तों को भी रिकमेंड कर सकते हैं आप वीडियो। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल अब तक, तो आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं अगर आपके लिए उपयोगी समझ में आता है आपको तो। नमस्कार, धन्यवाद।